कक्षा 12वीं में देखेंगे संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। पेज नंबर 645 के नीचे में दिया हुआ है संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बचा हुआ है, इसको हम लोग इसके पढ़ने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संकुल है उसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इतना तो अभी तक पढ़ ही लिए हैं, इस चैप्टर का आखिरी वाला आ गया। तो जो संकुल है उसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो संकुल रहता है उसमें क्या रहता है, पहला रहता है केंद्रीय धातु और दूसरा रहता है लिगेंड। तो स्थायित्व को प्रभावित करने के लिए पहला क्या निर्भर करेगा, केंद्रीय धातु की प्रकृति, और दूसरा जो उसकी निर्भरता है वो क्या रहेगा, लिगेंड की प्रकृति। तो जो केंद्रीय धातु है उसकी प्रकृति सबसे ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। तो धातु आयन का आवेश का आकार MLN इस प्रकार से N प्लस करके लिखा जाता है। जो केंद्रीय धातु रहता है उसको मेटल से दर्शाते हैं और लिगेंड को L से दर्शाया जाता है। या लिगेंड की संख्या रहती है, यहाँ पे जो भी आवेश रहता है उसको दर्शाते हैं। यह रहता है हमारा क्या, संकुल यौगिक। इसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी कारक पढ़ रहे हैं। तो पहला कारक क्या है, इस मेटल की, इसकी प्रकृति, इस मेटल की प्रकृति, और दूसरा कारक क्या है, इस लिगेंड की प्रकृति। तो इन दोनों की प्रकृति पे इस पूरे संकुल का जो स्थायित्व है वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो पहला क्या बोल रहा है, धातु आयन का आवेश व आकार। जो केंद्रीय धातु है ना, ये मेटल, इसी का आवेश और उसके आकार पे उसकी जो स्थायित्व की प्रकृति है वो निर्भर करेगी। तो जब छोटा आकार रहेगा और ज्यादा आवेश रहेगा, आवेश मतलब धन आवेश, ऋण आवेश, जो भी है, आवेश का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा, और उसके आकार का मान छोटा होना चाहिए, तभी जो संकुल है क्या होगा, स्थायी प्रकार का संकुल रहेगा। दूसरा देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव एवं स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम। यहाँ पे Mn2 प्लस मैग्नीज, उसके बाद आता है Fe2 प्लस, फिर आता है कोबाल्ट 2 प्लस, तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर आएगा निकिल 2 प्लस, फिर आता है यहाँ पे कॉपर 2 प्लस, और जो कॉपर है यहाँ पे ये बड़ा होता है जिंक 2 प्लस। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसी को बोला गया है क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव है उसके आधार पे कोई सा भी धातु आयन रहेगा उसमें जब 2 ठो धन आवेश रहेगा, जैसे इसमें है ना, मैग्नीज में 2 प्लस चार्ज है, आयरन में 2 प्लस है, कोबाल्ट 2 प्लस, निकिल, कॉपर और जिंक, इन सब का जो स्थायित्व का क्रम है एक निश्चित क्रम में रहता है। यहाँ पे मैग्नीज सबसे कम स्थायी रहेगा, उसके बाद आयरन इससे ज्यादा स्थायी रहता है, फिर कोबाल्ट ज्यादा स्थायी है, उसके बाद निकिल ज्यादा स्थायी है, फिर कॉपर निकिल से भी ज्यादा स्थायी संकुल बनाता है। लेकिन जो जिंक है यहाँ पे यहीं पे ध्यान देना है कि यहाँ तक सब क्या था, बढ़ते क्रम में था, यहाँ पे अचानक उल्टा हो जाता है। जो जिंक है वह कम स्थायी हो जाता है कॉपर 2 प्लस आयन से। तो ये जो क्रम है धातुओं का स्थायित्व के लिए वो क्या कहलाता है, इरविंग विलियम क्रम। इरविंग विलियम क्रम इसी को बोला जाता है। यह जो क्रम है इसको परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस पे भी क्या करेगा, केंद्रीय धातु के रूप में ये सब काम करते हैं। ये सब क्या है, केंद्रीय धातु है, तो इनका जो स्थायित्व है इस क्रम में पाया जाता है। तीसरा देखेंगे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। जो केंद्रीय धातु है वह उच्च विद्युत ऋणी है कि कम विद्युत ऋणी है, उस पर उसका स्थायित्व निर्भर करेगा। जब ज्यादा विद्युत ऋणी रहेगा तो वह जो है अधिक स्थायी प्रकार का संकुल बनाता है। अब यह तो हो गया केंद्रीय धातु। यहाँ पे जो ये मेटल था ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब हमको क्या देखना है,
लिगेंड की प्रकृति। तो ये जो लिगेंड है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो पहला आता है लिगेंड का आवेश और उसका आकार। लिगेंड में भी क्या होता है, ऋण आवेश रहता है ऋण आयनिक लिगेंड में, धन आयनिक लिगेंड में क्या रहेगा, धन आवेश रहेगा, और उदासीन लिगेंड में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता है। उसका भी आकार क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। जैसे क्लोराइड के नीचे ब्रोमाइड आता है, फिर फ्लोराइड आएगा। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड तीनों ही लिगेंड है। तो क्लोराइड छोटा रहता है, उससे बड़ा क्या रहता है, ब्रोमाइड, और फ्लोराइड क्या होगा, क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों से छोटा रहेगा। तो इस प्रकार उसके आवेश पे और उसके आकार पे क्या निर्भर करेगा, लिगेंड की प्रकृति पे स्थायित्व का मान निर्भर करेगा। तो यहाँ पे जो उच्च आवेश जिसमें पाया जाएगा ज्यादा आवेश और छोटा आकार, वह स्थायी प्रकार का संकुल बनाएगा। तो लिगेंड को क्या होना चाहिए, छोटे आकार का होना चाहिए और बहुत ज्यादा आवेश वाला होना चाहिए, तभी वह क्या करेगा, स्थायी प्रकार के संकुल का निर्माण करेगा। जैसे एग्जांपल दिया है फ्लोराइड और क्लोराइड। फ्लोराइड F- और क्लोराइड का Cl-। तो जो फ्लोराइड माइनस है वह ज्यादा स्टेबल प्रकार का संकुल बनाता है क्लोराइड की तुलना में, क्योंकि क्लोराइड आयन का आकार बड़ा है और फ्लोराइड आयन का आकार छोटा है। तो छोटा आकार होने के कारण जो फ्लोराइड है ज्यादा स्टेबल प्रकार का संकुल बनाएगा। उसके बाद आता है एक दंतुर उदासीन लिगेंड के लिए उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। अगर उदासीन प्रकार का लिगेंड है जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है और एक दंतुर है, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसके आधार पे उसमें आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो सके, तभी वह क्या करेगा, स्थायी प्रकार के संकुल का निर्माण करेगा। दूसरा देखते हैं तो लिगेंड की क्षारीय प्रकृति या फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें देखेंगे कि जो लिगेंड की क्षारकता, क्षारकता का मतलब है केंद्रीय धातु आयन को आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की शक्ति। जो लिगेंड रहता है केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो जितनी जल्दी वह दान करेगा उतना ज्यादा उसकी क्षारकता का मान रहेगा, क्योंकि क्षार किसको बोलते हैं, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो क्षारकता का मान जितना ज्यादा होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी प्रकार का बनता है, और अगर क्षारकता का मान कम है तो संकुल के स्थायित्व का मान भी कम रहेगा। तीसरा देखते हैं किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव माने कि जो पिंजरे जो रिंग वाला यौगिक बनता था ना, किलेट यौगिक जिसको बोला जाता था, किलेट लिगेंड भी पढ़े हैं, किलेट यौगिक भी पढ़े हैं, उसी के आधार पे आता है किलेट प्रभाव। तो जो किलेट संकुल जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे किलेट वाला संकुल रहेगा, उन संकुलों में जिनमें किलेट वलय नहीं होते हैं, एक क्या होगा, किलेट वलय वाला संकुल है और एक खाली संकुल है। तो जिनमें जो किलेट वलय रहता है वह ज्यादा स्थायी होता है, माने किलेट वलय वाला जो संकुल है वह अधिक स्थायी संकुल बनाता है, और जो बहुदंतुर लिगेंड रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी संकुल बनाएंगे। माने एक दंतुर लिगेंड रहेगा तो कम स्थायी संकुल बनेगा, और बहुदंतुर लिगेंड या फिर किलेट लिगेंड रहेगा तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तीसरा देखेंगे किलेट वलय का आकार या साइज ऑफ किलेट रिंग। अब तो किलेट वलय तो देख लिए, अब इसका साइज देखते हैं, छोटा किलेट है कि बड़ा है कि और बड़ा है कि बहुत बड़ा है। तो उसका जो है किलेट वलय में तत्वों की अधिक संख्या या किलेट वलय का बड़ा आकार अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। तो जो किलेट वलय है उसका आकार बड़ा होना चाहिए, तो वह ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। अगला देखते हैं स्टेरिक प्रभाव। तो स्टेरिक प्रभाव या स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसी को, इसको भी पूछा जाता है पेपर में। तो जब एक बड़ा समूह या बल्कि लिगेंड, जो लिगेंड है छोटा भी होता है एक दंतुर वाला,
द्वितंतुर उससे बड़ा होगा और बहुतंतुर और बड़ा होगा। तो जो लिगेंड है उसमें का बड़ा समूह वाला लिगेंड है उसको बोलेंगे बल्की ग्रुप। तो वह जो लिगेंड रहेगा वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, जैसे कि NH2 है, इसमें का जो अमोनिया है NH2 एमीन है, इसमें का नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो इसके पास में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बल्की लिगेंड आकर के जुड़ जाएगा। तो जो बल्की लिगेंड इसके पास में आकर के जुड़ेगा तो ये जो नाइट्रोजन अमोनिया का जो नाइट्रोजन है या एमीन का नाइट्रोजन है, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, उसको दान करने से रोकेगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, उसी को बोला जाता है स्टेरिक प्रभाव। और ये किसके द्वारा होता है, बड़े समूह वाले बल्की ग्रुप के लिगेंड के पास में आने से होता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड के बीच में परस्पर प्रतिकर्षण होगा और वहाँ पे क्या होगा, जो धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बनते रहता है वह दुर्बल हो जाता है। इसलिए जो स्टेरिक प्रभाव है वह भारी समूह, बड़ा समूह वाला जो लिगेंड है वह छोटे समूह वाले लिगेंड से कम स्टेबल होता है। यह हो गया स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद दिया हुआ है समन्वय यौगिकों का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। तो समन्वय संकुल सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए भी दोनों ही जगह में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं तथा पौधे जंतु, इन सब में कहीं ना कहीं हमको क्या मिलते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में देखने को उदाहरण मिलेंगे। तो पहले जो है पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है हरे रंग का, और ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये दोनों एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, संकुल हैं। इसी प्रकार से जो रासायनिक उद्योगों में संकुल का बहुत सारा उपयोग होता है, केमिकल वाला जो कंपनी रहता है, फैक्ट्री रहता है वहाँ पे, तो इन सब में समन्वय यौगिकों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है गुणात्मक विश्लेषण में। तो जो गुणात्मक विश्लेषण है उसमें अकार्बनिक जो प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें क्या किया जाता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए आता है। 2 अम्लीय मूलक निकालो, 2 क्षारीय मूलक निकालो। तो वहाँ पे अकार्बनिक क्षारीय मूलकों के परीक्षण में और मूलकों को अलग अलग करने के लिए जो मिक्सचर रहता है उसमें से हर आयन को, क्षारीय मूलक को अलग करने के लिए वहाँ पे आयनों का संकुल बना करके प्रैक्टिकल का काम पूरा होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण में क्या होता है, वहाँ पे सहसंयोजक यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिकों का उपयोग होता है। प्रथम ग्रुप में, जैसे कि प्रथम ग्रुप में क्या आता है, Ag+, सिल्वर प्लस, मरकरी 2+ आयन, ये दोनों रहते हैं। तो इनको अलग करने के लिए वहाँ पे क्या डाला जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन उसमें डालते हैं। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वहाँ पे Ag+ आयन माने कि सिल्वर प्लस आयन और अमोनिया के साथ संकुल का निर्माण होता है। तो जो संकुल बनता है उसको अब हम लोग क्या करते हैं, छान करके फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। और वहाँ पे गुणात्मक विश्लेषण में इस प्रकार से संकुल फॉर्मेशन के द्वारा हम लोग प्रैक्टिकल में उप सहसंयोजक यौगिकों या समन्वय यौगिकों के थ्रू उसको अलग करने का काम करते हैं। द्वितीय समूह में अगर देखेंगे तो कॉपर 2+ आयन और कैडमियम 2+ आयन, ये दोनों उपस्थित रहता है, जिसके कारण उसमें क्या मिलाते हैं, HCl और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हर ग्रुप का प्रथम ग्रुप, द्वितीय ग्रुप, तृतीय ग्रुप, इस प्रकार से 1 से लेकर के 6 ग्रुप रहता है और एक रहता है 0 ग्रुप जिसमें अमोनिया आता है। तो हर ग्रुप का अपना अपना
ग्रुप रिएजेंट रहता है जिसको डाल करके वहाँ पे उन मुल्कों को अलग करते हैं। तो उसके लिए जो संकुल फॉर्मेशन की विधि के द्वारा वहाँ पे उनको अलग किया जाता है। दूसरा आता है परिमाणात्मक विश्लेषण में। परिमाणात्मक विश्लेषण का मतलब है कि उनकी मात्रा के आधार पे या परिमाण के आधार पे विश्लेषण करने का काम करना। तो वहाँ पे भी जो आयन रहेंगे जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इन सब का उपयोग हम लोग एमएससी लेवल में इस प्रैक्टिकल को किया जाता है, जिसमें EDTA का उपयोग करके संकुल निर्माण के द्वारा जो जल कठोर जल रहता है उसमें जल की कठोरता के लिए जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है उसको संकुल फॉर्मेशन के द्वारा वहाँ पे आयतनात्मक आकलन करके अलग करते हैं। तीसरा आता है अयस्कों के शुद्धिकरण में। जो खनिज रूप से जो प्राप्त होते हैं जैसे कि बॉक्साइट है उसका सूत्र होता है Al2O3। इसी प्रकार से Fe2O3, इन सब जो अयस्क मिलता है खनिज लवण के रूप में उनमें अशुद्धता पाई जाती है। तो उनको शुद्ध बॉक्साइट के रूप में बदलने के लिए और जो अशुद्ध अयस्क रहता है उसको शुद्ध करने के लिए वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन के साथ उसको घोल करके प्रयोग करके वहाँ पे संकुल निर्माण के द्वारा अशुद्ध अयस्क को शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अगला है धातु के निष्कर्षण में। तो कोई सा भी धातु जैसे कि सोना और चांदी, चांदी एक धातु है, सोना भी धातु है, इन सब को क्या किया जाता है उनको भी अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं। तो जो चांदी है उसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, चांदी के अयस्क से, और सोना को सोना के अयस्क से। तो जो अयस्क के रूप में सोना और चांदी रहता है उसको साफ करके शुद्ध सोना और चांदी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे धातु के द्वारा वहाँ पे संकुल निर्माण के द्वारा उसको अलग करने का काम किया जाता है। पांचवा है फोटोग्राफी में इसका उपयोग। तो जो फोटोग्राफी के लिए जो फिल्म बनाई जाती है वहाँ पे फिल्म को जब डेवलप किया जाता है वहाँ पे हाइपोविलियन से उसको धोया जाता है। जो फोटोग्राफी का फिल्म रहता है ना वहाँ पे हाइपो सॉल्यूशन के द्वारा उसको धोया जाता है। उसके बाद उसमें सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर का वहाँ पे घुल जाने वाला विलयशील संकुल का निर्माण करते हैं। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है वहाँ से उसमें सिल्वर का संकुल बनता है जिसके द्वारा उसको अगर धोया जाता है फिर से तो अलग होकर के फोटोग्राफी के फिल्म निर्माण में संकुल का वहाँ पे उपयोग होता है। अगला आता है विद्युत लेपन में। तो जो विद्युत लेपन में किसी धातु का लेपन करना हो तो उस धातु के संकुल का विलयन लिया जाता है। कहीं पे किसी तार के ऊपर में अगर धातु का लेपन करना हो या विद्युत लेपन की क्रिया करनी हो तो वहाँ पे किसी भी धातु का क्या उपयोग करते हैं, संकुल का उपयोग करते हैं, और उस संकुल का विलयन लेकर के उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि के द्वारा धातु का लेपन किसी भी चीज पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी विद्युत लेपन में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जो चांदी रहता है उसका विद्युत लेपन करने के लिए जो चांदी का संकुल है KAgCN2 इसका उपयोग चांदी के विद्युत लेपन में किया जाता है। पौधों की स्वस्थ वृद्धि में जो पौधे रहते हैं उनका वृद्धि और विकास करने के लिए कई प्रकार के धातुओं की आवश्यकता रहती है। अगर उन धातु की कमी हो जाती है पौधों में तो उनका स्वस्थ रूप से वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि आयरन की कमी से जो पौधे की पत्ती है वो पीला पड़ने लगता है, और आयरन का ऑक्साइड जो मिट्टी में पाया जाता है और क्या होता है अविलय होने के कारण मिट्टी से पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में क्या किया जाता है, जो आयरन ऑक्साइड है उसको ग्रहण नहीं कर पाते पौधे और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं।
तो वहाँ पे आयरन और EDTA, माने कि जो आयरन है, आयरन Fe और EDTA, इन दोनों का क्या किया जाता है, संकुल का निर्माण वहाँ पे किया जाता है और उस संकुल को मिट्टी में वहाँ पे मिलाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में विलय हो जाता है संकुल अच्छे से और पौधे उसको ग्रहण करके अच्छे से जो क्लोरोफिल की कमी होती रहती है वहाँ पे उसको पूर्ति किया जाता है। उसके बाद आता है दवाई के निर्माण में, तो जो प्लेटिनम है उसका जो संकुल बनता है सिस प्लेटिन का सूत्र होता है सिस लिखने के पहले फिर आता है PT, उसके बाद आएगा इसमें 2 क्लोरीन रहता है और 2 अमोनिया Cl2 और NH3 ट्वाइस। तो जो सिस प्लेटिन है इसका उपयोग, ये एक संकुल है किसका, प्लेटिनम का। इस सिस प्लेटिन का उपयोग कैंसर के इलाज में एंटी कार्सिनोजेन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो आयरन और EDTA था, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम और EDTA के उपयोग, कैल्शियम और EDTA का जो संकुल बनता है इसका उपयोग लेड की विषाक्तता या फिर लेड पॉइजनिंग को कम करने के लिए वहाँ पे किया जाता है और PbEDTA के रूप में संकुल बना करके वहाँ पे बॉडी के अंदर से लेड को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कैल्शियम और EDTA वाला कोई सा भी कॉम्प्लेक्स वाला दवाई अगर देते हैं किसको, जिसको लेड की विषाक्तता या लेड के कारण जिसकी किसी की बॉडी में जहर घुला हुआ है, उसको जब कैल्शियम और EDTA वाला दवाई दिया जाता है तो क्या होता है, ये जो Pb है जो शरीर के अंदर रहता है, इस कैल्शियम को इसके जगह से हटा देता है और खुद यहाँ से EDTA के साथ जुड़ के PbEDTA बना करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से दवाइयों में भी संकुल का उपयोग होता है। यह हो गया उपसंयोजित संकुलों का उपयोग कंप्लीट। इसमें का बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सीमाएं, उसको एक क्लास और में वो खत्म हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।